हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो कि हम यूपी डीजीटी मैथ्स का 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम हुआ था। और आज सेकंड लास्ट सेशन है, यानी कि अगले सेशन में ये पूरा पेपर 125 क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चंस में ही सेशन ठीक ठाक लंबा हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन एक सेशन में कवर नहीं कर पाते हैं। 4 से 5 या 6 क्वेश्चन एक सेशन में कवर होते हैं, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए। ठीक है, तो आपने अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ्स के लिए या फिर DSSS के लिए और LT ग्रेड के लिए, जिसमें मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था। तो ये सेशन के बारे में था, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर का ही। ठीक है, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर सीटेट और DSSS और यूपी टीजीटी साइंस की क्लासेस भी चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स जिसमें कंप्लीट हो चुका है, अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ को लेकर चलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं सीटेट के लिए, या फिर आप साइंस के भी एस्पिरेंट हैं, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज पर वीडियो अपलोड होती है, एक दिन मैथ्स के लिए आती है और एक दिन साइंस के लिए आती है। ये था सेशन के बारे में। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डायरेक्टली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब बढ़ते हैं हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। अब सीधे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स का, बाकी बातें बाद में। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। यदि त्रिभुज ABC की बाह्य त्रिज्या R1, R2 और R3 है, एक ट्राइंगल है त्रिभुज ABC, इसकी बाह्य त्रिज्या R1, R2, R3 है और अंतर त्रिज्या है उसकी R, और R1 इज इक्वल्स टू R प्लस R2 प्लस R3, ये कंडीशन है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं कि इस कंडीशन में कौन सा ट्राइंगल होता है। तो आपको याद रखना है, जब आपके पास कंडीशन होती है बाह्य त्रिज्या किसी त्रिभुज की और अंतर त्रिज्या की, और कंडीशन गिवन है R1 इज इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल होता है? ये आपका होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या इसमें होता है? R1 इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3। R अंतर त्रिज्या है और R1, R2, R3 बाह्य त्रिज्या होती हैं, और इस तरह की कंडीशन में सम द्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है? 1/2 है। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपको नोटिस करना है कि क्या थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें कि हमें 1/2 मिले। ठीक है, थीटा की किस वैल्यू को पुट करें कि हमें क्या मिले? 1/2 मिले। तो हमने क्या किया, थीटा के प्लेस पर रख के देखा 45 डिग्री। जब हमने थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट किया तो हमें 1/2 मिला। दैट मीन्स थीटा इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, थीटा इस इक्वेशन को, थीटा की वैल्यू 45 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि रखने पर भी क्या आया है? 1/2, और 1/2 की एक्चुअल में आ रहा है। इसका मतलब जो हमसे रिक्वायर्ड सोल्यूशन पूछा है उसमें हम प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 45 डिग्री, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी सेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, खुद से पेन लेकर ज़रूर सॉल्व करने हैं। चाहे आपको कितना भी इजी क्वेश्चन लग रहा है, कितना भी टफ लग रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आप उसको नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद से ज़रूर हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ईजी क्वेश्चन था, हमने थीटा की वैल्यू को उसमें रख के देखा क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। 45 डिग्री ने सेटिस्फाई किया। ये नहीं करता तो कुछ और रख के देखते, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। क्लियर है? और वही फिर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में थीटा की प्लेस पर पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपको ओमेगा गिवन होता है,
जब भी आपको ओमेगा गिवन होता है तो दो वैल्यूज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आती हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको हमने लिया, जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमसे पूछी थी 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर में से हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस ओमेगा यहाँ पर बच रहा है। अब इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ओमेगा आएगी, तो हमने यहाँ पर माइनस ओमेगा पुट किया प्लस ओमेगा की होल पावर 6। ये -3 ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा -2 ओमेगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। -2 की पावर 6 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 64 और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा कितना आपके पास 1, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 64। तो बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। उसी को लेकर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं एक दीर्घवृत्त है जिसका नाभिलंब उसके लघु अक्ष का आधा है तो उत्केंद्रता बताइए। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। आपको ये पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब कितना होता है और लघु अक्ष कितना होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को निकाल पाओगे और उत्केंद्रता का फॉर्मूला भी आपको इसेंट्रिसिटी का भी याद होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन से निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर शेप में आपको पता होनी चाहिए। नाभिलंब पता होना चाहिए, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष और उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि इस दीर्घवृत्तीय एलिप्स की जो नाभिलंब है वो बराबर है आधे के लघु अक्ष के। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है जो क्वेश्चन में हमें बोला है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब कितना होता है और कौन सा इसका लघु अक्ष होता है, ठीक है। तो अब दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब होता है वो होता है 2b² और इसका लघु अक्ष होता है a। सिर्फ अगर हमें ये पता है हम इसको सॉल्व करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, इसेंट्रिसिटी की। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो याद रखना दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब है कितना है 2b²/a। तो हमने यहाँ पुट किया और हमने इसको पुट किया यहाँ पर। जब हम इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स में फॉर्मूला क्या होता है, बी ए और ई के बीच b² = a² 1 - e²। ये e क्या है, इसेंट्रिसिटी है। b² = a² 1 - e²। तो हम क्या करेंगे, इस b² के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से b² की वैल्यू मैं निकालूँ अगर तो b² आ जाएगा 4a²। क्लियर है। अब b² की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहाँ पर b² की वैल्यू क्या पुट कर दी, a² 1 - e²। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a²/4, ठीक है। ये अपॉन में आ जाएगा a से मल्टीप्लाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो a²/4 और b² के प्लेस पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या किया, a² से a² को कैंसिल किया। अब सीधा हमारे पास e में ही इक्वेशन बची है जो कि हमें निकालनी है उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दीर्घवृत्त का नाभिलंब 2b² और लघु अक्ष होता है a। उसके बाद आपको ये जो इक्वेशन दीर्घवृत्त में होती है b² = a² 1 - e², ये पता होनी चाहिए क्योंकि b² के प्लेस पर इसको हमने पुट किया है। अब खुद से आप इसको एक बार ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119 क्वेश्चन में कहता है इक्वेशन है y² - xy - 6x² = 0। इसके द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा के बीच का कोण आपको बताना है, ठीक है। सरल रेखा के बीच का एंगल यानी कि कोण आपको बताना है। तो सरल रेखा के लिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण इक्वेशन होती है वो होती है ax² + by² + hxy = 0। क्योंकि सरल रेखा के बारे में बोला है स्ट्रेट लाइन के, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि मूल बिंदु से गुजरती है क्या होता है, ax² + hxy + by² = 0। और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, जो हमें इक्वेशन गिवन है ये वाली y² - xy
-6x²। इसमें हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेकर इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेकर हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, जिससे आराम से हम कंपेयर कर पाएँ। जब इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, अभी ये इक्वेशन कहाँ से आई, सरल रेखा की इक्वेशन आई जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है। उससे हमने इसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, एच की 1 और बी की 1। अब हमें निकालना एंगल। एंगल के लिए फॉर्मूला है tan θ = 2√h² - AB अपॉन mod A - B। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई फॉर्मूला सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको एक नोट पॉइंट बनाकर ज़रूर मेंशन करते जाएं, लिखते जाएं इन फॉर्मूलाज़ को। तो अगर सरल रेखा का हमें इक्वेशन दिया है और वहाँ से हमें एंगल निकालना है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हमने सरल रेखा के मूल बिंदु से गुजरने वाली इक्वेशन से कंपेयर किया। वहाँ से हमने ए, एच और बी की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें ये 3 वैल्यूज़ ही चाहिए एंगल निकालने के लिए। और एंगल का फॉर्मूला है tan θ = 2√h² - AB अपॉन mod ऑफ A - B। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज़ को इसमें रख के हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी है। तो थीटा यानी एंगल जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्या पता होना चाहिए, इसका एक बार आउटले ले लेते हैं। हमें एक सरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हमने ए, एच और बी की वैल्यू निकाली। और क्यों निकाली, क्योंकि एंगल tan θ का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन के लिए 2√h² - AB अपॉन mod ऑफ A - B। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 5, 2, 3, 3 और 2, 2 हैं। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक बताने। मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट गिवन है, मिड पॉइंट के गिवन है, और सेंट्रॉइड के आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे आप इसको करेंगे। देखो ये कोई ट्राइंगल है ना, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, एक ये मध्य बिंदु, एक ये और एक ये, और आपको क्या निकालने हैं, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। तो वो आप कैसे निकालोगे, अगर आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लो कोऑर्डिनेट्स को। फॉर्मूला सिंपल है, सेंट्रॉइड के जो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर मध्य बिंदु के दिए हैं और केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करेंगे, x1 + x2 + x3 यानी कि 5 + 3 + 2 अपॉन 3, और फिर y के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो 2 + 3 + 2 अपॉन 3। आपके पास सेंट्रॉइड की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 10/3 एंड 7/3। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन तब तक हमें तरीका नहीं पता होगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। अगर आपको यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और सेंट्रॉइड के निकालने हैं, तो x के ऐड करके अपॉन 3 कर दीजिए और y के ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली आप इस तरीके से जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकाल सकते हो। सो गाइस, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम कवर करेंगे, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा 125 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सेशंस नहीं देखे और आप मैथ्स के एस्पिरेंट हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 40 to 50% क्वेश्चंस हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम में मिलते हैं। तो ताकि आप इतने क्वेश्चन तो आराम से कर पाओ, तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है। बाकी आपके अपने तरीके भी हो सकते हैं सॉल्यूशन को निकालने के, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, ना ही एग्ज़ाम डेट का वेट करिए, बिकॉज नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम ज़रूर आपको इस साल देखने को मिलेंगे। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को आप लिख सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जाएं, बताए जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाने से पहले जो भी आपकी स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पर, बस आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए आपकी तरफ से। बाकी मेरी जितनी पॉसिबिलिटी है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, बस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। लगातार पढ़ाई ज़रूर करते रहो, मैं हर बार ही वीडियो में आपसे कहती हूँ, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।